स्टूडेंट्स, वेलकम टू मालिकाज लिटरेचर क्लासेस। आई जस्ट होप कि आप लोगों ने जितने भी वीडियोस जो मैंने अपलोड किए हैं क्लास 9th के, आप सब लोगों ने देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा अच्छी तरह से एंड क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर ली होगी। एंड आई एम जस्ट वेटिंग कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी आप लोगों को, बेटा किसी भी तरह की क्वेरीज होंगी तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आके आप अपने क्वेश्चंस पॉज कर सकते हो एंड डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जो आज चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो स्टार्ट करते हैं। बेटा ये चैप्टर एक ऐसे पर्सन के बारे में है, दैट पर्सन डजंट नीड एनी काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन। जैसे ही आपके दिमाग में वो नाम क्लिक होगा, बहुत सारी उनकी गुडनेस एंड जिस तरीके से वो कमाल के प्रोमिनेंट पर्सन रहे हमारे इंडिया के, वो आपको पता होगा। एंड उनका नाम है APJ अब्दुल कलाम सर। पर्सनली ही इज़ वन ऑफ माई इंस्पिरेशंस। उनसे सीखने को मुझे बहुत कुछ मिला है एंड आई होप कि इस चैप्टर पढ़ने के बाद आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिले इनसे। एंड बिना किसी प्रायर इन्फॉर्मेशन के, क्योंकि सभी को उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता हैं, सो हम सीधे डायरेक्टली चैप्टर पे आते हैं। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग एक चीज़ बता दूं बेटा कि ये एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है बेटा कि पर्सन अपनी कहानी खुद से लिखता है, उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। जो पर्सन ने लिखी है अपने बारे में लिखी है कहानी। अगर कोई महान व्यक्ति है एंड उसके बारे में कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है या हम लिखते हैं, सो उसे कहते हैं बायोग्राफी। ठीक है, किसी दूसरे पर्सन की स्टोरी को लिखना। लेकिन अगर हम खुद अपनी स्टोरी लिखेंगे सो उसे क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी। सो APJ अब्दुल कलाम सर ने, उन्होंने एक बुक लिखी है विंग्स ऑफ फायर, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है। उसी का एक छोटा सा पार्ट जिसे हम एग्जर्प्ट कहते हैं वो लिया गया है एंड माय चाइल्डहुड, उनके चाइल्डहुड के बारे में बताया गया है। उन्होंने खुद से बताया है कि वो चाइल्डहुड में कैसे थे, उनके पेरेंट्स कैसे थे, वो किस लोकेलिटी से बिलोंग करते थे एंड उनका थॉट प्रोसेस क्या था टूवर्ड्स सोसाइटी। सो यही सारी चीज़ें बताई हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आई वॉज बोर्न इन टू मिडिल क्लास Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state। अब यहाँ पर जो कलाम सर हैं बेटा, यहाँ पर स्पेशली जो है ना कि APJ अब्दुल कलाम, तो हर जगह जो मेंशन है उनका, एक तो फर्स्ट पर्सन नरेशन है क्योंकि उन्होंने खुद से लिखी है, सो हर जगह आई मैं यूज़ हो रहा है। लेकिन जब भी हम किसी बड़े इंसान का नाम लेते हैं तो उसके नाम के बाद सर ज़रूर लगाते हैं, चाहे वो कोई भी इंसान क्यों ना हो, गांधी जी क्यों ना हो। अक्सर हम या तो जी लगाएंगे या तो सर लगाएंगे, सो आप कुछ भी लगा सकते हो। सो हम कलाम के आगे सर लगाएंगे, ठीक है, जस्ट टू गिव हिम रिस्पेक्ट। सो वो कहाँ पे बॉर्न हुए थे? एक तो मिडिल क्लास फैमिली से, बहुत रिच क्लास फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, मिडिल क्लास फैमिली थी उनकी। एंड रामेश्वरम आइलैंड था एक, वहाँ से बिलोंग करते थे वो, जो कि पहले मद्रास स्टेट के नाम से जाना जाता था। ठीक है। माई फादर जैनुल आबदीन हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। डिस्पाइट दीज disadvantages, he possessed great innate wisdom and true generosity of spirit। अब यहाँ पे कलाम सर अपने फादर के बारे में बता रहे हैं कि वो एजुकेटेड नहीं थे और ना ही वो बहुत ज़्यादा वेल्दी थे, बहुत अमीर भी नहीं थे। लेकिन इन दोनों के ना होने के बावजूद भी एक चीज़ थी जो वो उनके अंदर थी, जो वो पॉजेस करते थे, जो कहीं ना कहीं एक ट्रेजर था उनके लिए, और वो था कि नेचुरली वो बहुत ज़्यादा वाइज थे, वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे, एजुकेटेड ना होने के बावजूद भी। एंड उनके अंदर एक होता है ना कि जेनरोसिटी, एक दयालुपन था, लोगों की मदद करना, लोगों के बारे में सोचना, सेल्फलेस होना। सो ये जो क्वालिटी थी वो कलाम सर के फादर के अंदर थी। एंड नो डाउट ये क्वालिटी हम कलाम सर के अंदर भी देखा करते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, बट जब तक वो थे एक ट्रू इंडियन की तरह, एक ट्रू ह्यूमन बीइंग की तरह हमारे इंडिया में उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। और लेट्स सी कि उन्होंने अपनी मदर से, अपने फादर से किस तरीके से चीज़ें, क्योंकि कहते हैं ना कि मदर फादर से हम बहुत सारी चीज़ें जो है अपनी बहुत सारी चीज़ें उनकी इनहेरिट करते हैं, ठीक है ना, उनसे हमें मिलती हैं चीज़ें। सो आई थिंक कि कलाम सर को ये जो जेनरोसिटी है या काइंडनेस है या विजडम है उनके फादर से मिली है। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आशा अम्मा। आइडियल हेल्पमेट मतलब क्या होता है बेटा कि एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर,
जो उनके फादर को मिली थी उनका नाम था आशा अम्मा, जो कि किनकी मदर थी? कलाम सर की मदर थी। आई डोंट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे उनके फादर थे फुल ऑफ जेनरॉसिटी, सिमिलरली उनकी मदर भी जो थी वो फुल ऑफ काइंडनेस थी। वो उनको याद भी नहीं है कलाम सर को कि अपने जीवन में उनकी मदर ने कितने लोगों को खिलाया है, कितने गरीब लोगों की मदद की है, कितने गरीब लोगों को उन्होंने उनके नीड्स फुलफ़िल किए हैं। सो इससे क्या पता चलता है बेटा, कलाम सर जो इतने अच्छे इंसान थे, कहीं ना कहीं जो रीज़न था उनकी अच्छाई का उनके पेरेंट्स थे, क्योंकि उनके पेरेंट्स बहुत अच्छे थे। ओके, वेयर वाज आई? But I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. कलाम सर को ये तो याद नहीं कि कितने लोगों को उनकी मदर ने खिलाया था, लेकिन इस चीज़ की वो श्योरिटी देते हैं, इस चीज़ के लिए वो एकदम क्या कहते हैं, सर्टेन है, श्योर है इस चीज़ के लिए कि जितने लोग बाहर से आते थे खाने के लिए, उतना तो घर के लोगों भी जो थे मिलकर भी उतना नहीं हो पाते थे जितना कि बाहर से लोगों को बुलाया जाता था। तो जो क्वांटिटी थी जब भी खाना बनता था एंड बाहर से लोग आते थे, तो फैमिली के मेंबर्स कम हुआ करते थे एंड बाहर के लोग ज़्यादा हुआ करते थे। दैट शोज़ कि उनकी मदर कितनी अच्छी इंसान थी जो गरीबों के बारे में सोचा करती थी। I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. अब यहाँ पर कलाम सर अपने फिजिकल फीचर के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं एक नॉर्मल जो होता है ना कि जैसे कि आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन। इससे क्या पता चलता है कि कलाम सर के बहुत सारे भाई बहन थे, उनमें से वो एक थे एंड उनकी जो हाइट थी वो शॉर्ट थी। एंड अनडिस्टिंग्विश्ड लुक क्यों कहा गया है? मतलब कि ऐसा नहीं था कि मैं दुनिया ऊपर बहुत अच्छा था दिखने में, बल्कि जैसे कि साउथ इंडियंस होते हैं ना नॉर्मली, मैं भी वैसे ही दिखता था। हाँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स जितने हैंडसम थे, मेरी मदर जितनी ब्यूटीफुल थी, उसके कंपैरिजन में मैं फिजिकली दिखने में अच्छा नहीं था। We lived in our ancestral house, which was built in the middle of the 19th century. It was a fairly large pakka house made of limestone and brick on the Moss Street in Rameshwaram. अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि वो अपने जैसे कि दादा परदादा जो घर बनाते थे ना बहुत टाइम पहले, तो उस पुराने घर में वो रहा करते थे अपनी फैमिली के साथ। एंड उनका जो घर था पक्का हाउस, मतलब कि आप देखते हो ना ब्रिक्स से बना होता है, मिट्टी से नहीं, एकदम पक्का वाला हाउस ब्रिक्स एंड लाइमस्टोन से बना होता है, वैसा उनका घर था। एंड वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता था? मॉस स्ट्रीट जो था रामेश्वरम में, उस साइड में वो उनका जो घर था वो एग्जिस्ट करता था। एंड अभी भी बेटा वो घर है जिसको रेनोवेट करा दिया गया है, आप पिक्चर देख सकते हो गूगल पे, ठीक है। My Austro father used to avoid all inessential of comforts and luxuries. एक चीज़ है बेटा कि उनके फादर जो थे, ऑस्ट्रो मतलब बेटा कि सिंपल थे एंड स्ट्रिक्ट थे, मतलब कि वो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग में बिलीव किया करते थे। उनके फादर को बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि लोग बिना किसी मतलब के चीज़ें, सामान, ये सारी चीज़ें खरीदें, बिना किसी मतलब के अपनी ख्वाहिशों को पूरा करें, जितनी नीड्स हैं उससे बढ़कर। आजकल के ज़माने में लोगों के पास 10-10 कारें होती हैं और सिर्फ उनको 2 कार्स की या 1 कार की ज़रूरत होती है, लेकिन हम कितने एक्स्ट्रा वैगेंट हो गए हैं, कितने खर्चीले हो गए हैं कि जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है। सो यहाँ पे कलाम सर इस होता ना कि लाइफस्टाइल से बिल्कुल ही अगेंस्ट थे। कलाम सर के फादर वो बिलीव करते थे कि सिंपल तरीके से रहो, अपनी नीड्स को फुलफिल करो, लेकिन इतना एक्स्ट्रा वेगेंट लाइफ जीने की ज़रूरत नहीं है, जितना नेसेसिटी नहीं है उससे आगे बढ़कर यहाँ पे उन्होंने वर्ड मेंशन किया है इन एसेंशियल, जो ज़रूरत नहीं है उस हिसाब से कंफर्ट्स लेना, लग्जरीज, ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी। एंड कलाम सर भी इसी चीज़ पे बिलीव करते थे। However, all necessities were provided for in terms of food, medicine और clothes. और ऐसा नहीं था कि कलाम सर के पास चीज़ें नहीं हुआ करती थी, जितनी ज़रूरत होती थी उनके पास हर चीज़ें हुआ करती थी। एक अच्छे स्कूल में पढ़ा करते थे, बीमार पड़ते थे उनके पास मेडिसिन अफोर्ड कर पाते थे, अच्छे से खाते थे, अच्छे से पहनते थे। उनके फादर इस चीज़ के अगेंस्ट थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरी में जीने की आदत नहीं डालनी चाहिए, ज़्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, ठीक है।
इनफैक्ट आई वुड से माइंड वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मटेरियली एंड इमोशनली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि अक्सर जो बहुत ही ग्रेट पर्सन होते हैं वो अपनी लाइफ में बहुत सफ़र किए होते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी होती है, बट यहाँ पर कलाम सर एक चीज़ मेंशन कर रहे हैं एंड यहाँ पर एक और उनकी क्वालिटी शो कर रही है कि वो बहुत ही ग्रैटिट्यूड शो किया करते थे जितना भी उनके पास था। वो ये कह रहे हैं कि ऐसा मेरा जो चाइल्डहुड था वो बहुत ज़्यादा सिक्योर था, मैं बहुत सेफली रहता था। मटेरियली मतलब कि मेरे पास सारे सामान रहते थे जो ज़रूरत के होते थे, एंड इमोशनली मतलब कि मुझे लव अफेक्शन प्रॉपर वे में मिला, मेरी फैमिली मुझे बहुत प्यार करती थी। सभी जानते हैं बेटा, अगर आप उनकी बायोग्राफी को पढ़ते हैं, कि कलाम सर एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे जो गरीब फैमिली थी। एकदम ऐसा नहीं था कि बिल्कुल खाने को नहीं रहता था, लेकिन एक ऐसे क्लास से बिलोंग करते थे कि बहुत ही लग्जरियस चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाती थी। स्टिल यहाँ पे कलाम सर ये कह रहे हैं कि जितना था उनके पास, ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड विद दैट। सो यहाँ पर क्या मेंशन, यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, एक कैरेक्टरिस्टिक पता चल रहा है कलाम सर का, और वो ये कि वो जितना भी था उनके पास उसके लिए वो थैंकफुलनेस शो कर रहे हैं अपने मदर को, अपने फादर को एंड गॉड को। The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. अब यहाँ पे 1939 की बात हो रही है, दैट मीन्स कि 1931 में उनका बर्थ हुआ था, एंड जब 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हुआ जो कि 1945 में ख़त्म हुआ, सो उस टाइम पे क्या हुआ था, फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स एरप्टेड इन द मार्केट। उनको नहीं पता, लेकिन अचानक से मार्केट में टैमरिंड मतलब कि इमली की जो बीजें है ना वो बिकना शुरू हो गई, मार्केट में बहुत लोग उसको खरीदने लगे, जिसकी वजह से आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू प्रोविजन शॉप ऑन मॉस स्ट्रीट, एंड जिसकी वजह से वो भी जो इमली के सीड्स थे वो भी बेचना शुरू कर दिए, एंड राशन की दुकानों पे वो बेचते थे एंड अर्न किया करते थे। ठीक है, अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ द 1 आना। बेटा पहले के टाइम पे ना पैसे एंड रुपी नहीं काउंट होते थे, पैसे आना में काउंट होते थे। ठीक है, 1 आना 2 आना, सो 1 आना मतलब कि 6 पैसे। सो उस टाइम पे यहाँ पर उन्होंने प्रिंसली बोला है, प्रिंसली सम। उन्हें लगता था कि 6 पैसे बहुत बड़ा रकम होता है, और उन्हें लगा कि जब मैं टैमरिंड्स बेचता था एंड जब मुझे 1 आना मिलता था, सो मेरे लिए बड़ा काफ़ी था 6 पैसे लेना। आप देख रहे हो कि कितना वक्त बदल गया है। उस टाइम पे लोग इतने कम पैसों में भी सरवाइव कर पाते थे, और आज इतनी महंगाई बढ़ गई है कि हमारे पास जितने भी पैसे हों वो कम ही हैं। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in दिनामणि। एंड उनके जो ब्रदर इन लॉ थे वो क्या करते थे, उनको स्टोरी सुनाया करते थे, कहानियाँ सुनाया करते थे जो कि आसपास के जगहों से हो रही है। अलग अलग कंट्रीज़ में वॉर छिड़ चुकी थी, एंड वो कहानियाँ वो कलाम सर को बताते थे, और कलाम सर सुनने में बहुत इंटरेस्टेड रहते थे। एंड बाद में जब न्यूज़पेपर आता था, उस टाइम का न्यूज़पेपर था जिसका नाम था दिनामणि, अभी भी वो छपता है साउथ में, डेली न्यूज़पेपर है। तो वो जब कहानियाँ सुन के आते थे फिर वो न्यूज़पेपर में पढ़ते थे उसके बारे में। सो शुरू से ही उनको पढ़ने का शौक था। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। अब वर्ल्ड वॉर सेकेंड की बात हो रही है बेटा, तो यहाँ पे बता रहे हैं कलाम सर कि हमारा एरिया, जैसे कि मैंने बोला कि रामेश्वरम आइलैंड पे था, ठीक है, सो सबसे कटआउट था, अलग जगह पे था। सो अभी तक वॉर का इफेक्ट रामेश्वरम में नहीं पहुंचा था। ठीक है, The first casualty came in the form of suspension of the train halt at रामेश्वरम स्टेशन। लेकिन कब तक अनएफेक्टेड रहता, कभी ना कभी तो हर जगह इफेक्ट पहुंच ही जाता है वॉर का। एंड कब पता चला, सबसे पहली कैजुअलिटी मतलब होता है बेटा लॉस। सबसे पहला लॉस कब पता चला, जब ट्रेन जो थी, सस्पेंशन मतलब कि एंड होना, सो एंड हॉल्ट मतलब स्टॉप होना बेटा। सो जब पहला जो ट्रेन आता था, जो ट्रेन गुजरता था रामेश्वरम स्टेशन से, ट्रेन रुकना बंद हो गया। ठीक है ना, सस्पेंड हो गया उस स्टेशन से। अब जब भी ट्रेन जाती थी वो रामेश्वरम से गुजरती तो थी लेकिन रुकती नहीं थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल एंड थ्रो आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धानुकोडी। ठीक है, सो अब क्या हुआ कि न्यूज़पेपर से ही तो पता चलता था ना कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। सो जब भी
उस साइड से, रामेश्वरम के साइड से ट्रेन गुजरती थी, तो बंडल्स एक तो ना इकट्ठा कर करके एक कलेक्शन में, एक बल्क में लोग ट्रेन से फेंक दिया करते थे ज़मीन में, कि लोग इकट्ठा करके उसे बेच पाए और लोगों तक पहुंचा पाए, क्योंकि उस स्टेशन पे ट्रेन नहीं रुका करती थी. दैट फोर्स्ड माई कजिन शमसुद्दीन, हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम, टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स, एंड एज इफ नेचुरली आई फिल द स्लॉट. एंड पहली जॉब उनकी जो थी, कैसे लगी उनकी जॉब, जब उनके जो कज़िन थे शमसुद्दीन, जो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे, उनको ज़रूरत पड़ी ऐसे इंसान की जो इस तरह से जो बंडल्स फेंके जा रहे हैं, बल्क में फेंके जा रहे हैं न्यूज़पेपर को, उसको कैच करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में पेपर्स फेंके जाते थे, तो उनको एक हेल्पिंग हैंड चाहिए था. एंड बहुत ही ईजीली कलाम सर ने उस जगह को फुलफ़िल किया, क्योंकि वो बहुत ही मन से काम किया करते थे, वो एक डिज़र्विंग कैंडिडेट थे. और उनकी जो शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, एंड वो उनकी फर्स्ट सैलरी थी जिसको कमाने के लिए शमसुद्दीन ने उनकी हेल्प की थी. एंड फर्स्ट सैलरी इज़ ऑलवेज स्पेशल, ट्रस्ट मी. Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. अब यहाँ पर भी कलाम सर भी बोल रहे हैं कि 50 साल, हाफ सेंचुरी मतलब कि 50 साल बाद भी जब भी मैं अपनी फर्स्ट सैलरी के बारे में सोचता हूँ, सर्ज ऑफ प्राइड मतलब कि अचानक से एक प्राइड, एक गर्व महसूस होता है खुद पे अपनी फर्स्ट सैलरी को लेकर. एंड फर्स्ट सैलरी कुछ भी हो बेटा, वो 500 हो या 100 रुपीज़ हो या 50 रुपीज़ हो, एंड मे बी आप इस टाइम पे लाखों कमाते हो, लेकिन फर्स्ट सैलरी जो होती है वो इंसान कभी नहीं भूल पाता है, क्योंकि उससे एक अलग ही कनेक्शन होता है. मे बी अभी आपको पता ना चले, बट इन फ्यूचर आप ये चीज़ ज़रूर फील करोगे. एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न विद सम inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authorities. अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं अब्दुल कलाम सर, कि जितने भी बच्चे पैदा होते हैं वो कुछ ना कुछ एक इनहेरिटेड क्वालिटीज़ के साथ आते हैं. जो इनबॉर्न होता है बेटा, शुरू से ही उनके अंदर होता है, जो कहाँ से मिलता है उनको, अपने पेरेंट्स से मिलता है. एंड जिस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, क्योंकि बहुत मैटर करता है बेटा कि किस सोसाइटी से आप बिलोंग करते हो, क्या फाइनेंशियल कंडीशन आपकी फैमिली की, एंड किस इमोशनल आपको प्रॉपर लव एंड अफेक्शन मिल रहा है कि नहीं हो रहा है. तो ये सारी चीज़ें आपको एक प्रॉपर ह्यूमन बनाती हैं, मोल्ड करती हैं. कभी कभी कुछ लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं ना, कभी कभी किसी के अंदर बहुत ज़्यादा नफरत होती है. सो शुरू से उनके अंदर नफरत नहीं होती है बेटा, वो एक सोसाइटी, फैमिली, थोड़ा सा खुद का भी होता है, सब कुछ मिल के वो फॉर्म होते हैं, एक शेप लेते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड कि वो एक अच्छे सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हो, जिसे प्रॉपर प्यार मिले, प्रॉपर सपोर्ट मिले, अफेक्शन मिले. एंड कलाम सर को ये सारी चीज़ें मिली थी क्योंकि वो बहुत ही अच्छे सोसाइटी से बिलोंग करते थे एंड उनके घर में बहुत ही अच्छा माहौल था. एंड ट्रेंड इन सर्टन वेज बाय फिगर ऑफ अथॉरिटी. फिगर्स ऑफ अथॉरिटी मतलब बेटा जो लोग जिनकी पावर हम पे चले, जैसे कि हमारे पेरेंट्स हमें रूल करते हैं ना बचपन में, जो बोलते हैं हम वो करते हैं. हमारे टीचर्स जो बोलते हैं हम करते हैं. सो फिगर ऑफ अथॉरिटीज़ कौन हुआ? जो बड़े लोग होंगे, जो हमारी लाइफ को एक शेप देते हैं, हमें बताते हैं क्या सही क्या गलत है. तो ये सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. एक बच्चा एक कैसा इंसान बनता है ये मैटर करता है. किससे? सोशियो इकोनॉमिक उनका बैकग्राउंड कैसा है, इमोशनल इन्वायरमेंट कैसा है, इनहेरिटेंस क्वालिटी क्या मिली है उसको, एंड फिगर ऑफ अथॉरिटीज़ कैसे उनके पेरेंट्स हैं, कैसे टीचर्स हैं. आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर. उन्होंने इनहेरिट क्या किया था, कौन सा इनबॉर्न क्वालिटी उनके अंदर था जो उनके फादर से मिला था? सबसे पहली चीज़ क्या मिली थी उनको? सच्चाई मिली थी बेटा. एंड सेल्फ डिसिप्लिन, वो बहुत ही ज़्यादा अनुशासन फॉलो करने वाले थे. प्रॉपर एक होता ना कि विद डिसेंसी वो चीज़ों को फॉलो करते थे. एंड ये चीज़ कहाँ से सीखी थी उन्होंने? अपने फादर से. अपनी मदर से क्या सीखा था? आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर. अपनी मदर से उन्होंने क्या सीखा था? एक अच्छाई का पार्ट सीखा था उन्होंने, किस तरीके से हमेशा दयालु रहना है, दया की भावना से लोगों को ट्रीट करना है, व्यवहार करना है उनके साथ. उन्होंने अपनी मदर से ये सीखा था. और सिर्फ उन्होंने नहीं, उनके ब्रदर्स ने भी या उनके सिस्टर ने भी. आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड
उनके 3 क्लोज फ्रेंड्स थे, याद रखिएगा एग्जामिनेशन में पूछेगा ज़रूर कौन कौन उनके फ्रेंड्स थे। रामानाथा शास्त्री, अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन, ये तीनों उनके फ्रेंड्स थे जो उनके साथ हमेशा रहते थे बचपन में। All these boys were from orthodox Hindu Brahmin families. As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religion differences and upbringing. एक तो जो तीनों उनके फ्रेंड्स थे वो प्रॉपरली ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करते थे, हिंदूज थे। एंड माना जाता है हिंदू में कि सबसे जो बड़ा कास्ट होता है वो ब्राह्मण्स का होता है, जो प्योरली रिलीजन को फॉलो करते हैं। ऑर्थोडॉक्स मतलब कि कम्प्लीटली कन्वेंशनल जो ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, उस टाइप के उनके फ्रेंड्स थे। बट फिर भी इन सब के बावजूद भी कि कलाम सर मुस्लिम थे, उनके तीनों फ्रेंड्स हिंदू थे, कभी रिलीजन बीच में नहीं आया उनकी दोस्ती के। कभी उनको एहसास भी नहीं हुआ कि रिलीजन भी अलग कर सकता है दो दोस्तों को, क्योंकि उनके लिए मैटर नहीं करता था कि क्या रिलीजन होता है, क्योंकि रिलीजन मतलब कि अच्छाई, बाकी इससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं पता था कि यार कोई लड़ाई झगड़े भी रिलीजन की वजह से हो सकते हैं। एंड जिस तरह से उनकी अपब्रिंगिंग की गई थी, जिस तरह से उनके जिस परिवेश में उनको संस्कार, उनको तहजीब दिया गया था, वो भी कभी नहीं सिखाता था किसी को अलग तरीके से ट्रीट करना। अगर आप हिंदू हो तो मुस्लिम को बुरी तरह से ट्रीट करना, अगर आप मुस्लिम हो तो हिंदुओं को। सो कहीं ना कहीं संस्कार भी थे उनके ऐसे मिले हुए, परवरिश जो थी उनकी वो बहुत ही बेहतर तरीके से हुई थी। इनफैक्ट रामानाथा शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। अब आप देख रहे हो यहाँ पर जो सबसे बड़े प्रीस्ट थे रामेश्वरम टेम्पल के, उनके जो बेटे थे रामानाथ शास्त्री, वो उनके फ्रेंड थे। प्रीस्ट का नाम क्या था बेटा? पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। एंड बहुत ही अच्छे इंसान थे, आपको आगे पता चलेगा। Later he took over the priesthood of the Rameshwaram temple from his father. Arvindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims, and Siva Prakashan became a catering contractor for the Southern Railways. अब तीनों उनके फ्रेंड्स थोड़े से बड़े हो गए होंगे। बाद में कलाम सर ने जब अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, सो वो कौन सी एज में लिखी थी, इवन आई डोंट नो, मैं आपको बता दूंगी अगली क्लास में, नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करूंगी तो। लेकिन इससे पता चलता है कि जब 50 साल बाद, दैट मीन्स कि वो अपने 50s में थे, तब उन्होंने अपनी स्टोरी लिखी थी। एंड उन्होंने बताया अपने स्टोरी में कि अब जो आगे चल के जब बड़े हुए उनके तीनों फ्रेंड्स, तो जो पहले वाले फ्रेंड्स थे उनके रामानाथ शास्त्री, वो प्रीस्ट बन गए, अपने फादर के प्रोफेशन को कंटिन्यू रखा। अरविंदन जो थे वो जो पिलग्रिम्स होते हैं, जो तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, उनके जो टिकट्स और ये सारी चीज़ें थी, वो उनका बंदोबस्त करने वाले जॉब में चले गए। एंड उनका जो तीसरा फ्रेंड था शिवा प्रकाशन, वो केटरिंग के बिजनेस में चले गए। केटरिंग मतलब बेटा कि जो खाने वाने किसी पार्टी वार्टी में या रेलवेज़ में जो खाने वाने का होता है, किस तरह से बंदोबस्त किया जाता है, प्रॉपरली खाना प्रोवाइड किया जाता है, ये सारी चीज़ें जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था वो शिवा प्रकाशन वो संभालते थे। तो तीनों फ्रेंड्स उनके अच्छे अच्छे जगह पे थे। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता रामा कल्याणम सेरेमनी, आवर फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोट्स विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग idols of the Lord from the temple of the marriage site situated in the middle of the pond called Rama Tirtha, which was near our house. बेटा इससे एक चीज़ पता चलती है, जो आगे ये लाइन जो पैरा है, कि हर साल वहाँ पर राम जी और सीता जी का विवाह कराया जाता था। वहाँ पे एक फेस्टिवल सेलिब्रेट होता था एंड उसमें राम जी और सीता जी का विवाह, कल्याणम मतलब बेटा की मैरिज सेरेमनी। एंड उसमें जैसे कि बीच में पॉन्ड था जहाँ पे राम जी सीता जी का इंतज़ार करते थे, राम जी सीता जी का इंतज़ार करते थे। सो एक बारात के फॉर्म में कलाम सर की जो फैमिली थी वो बोट पे लेके जाया करती थी, और जो पॉन्ड के बीच में जो राम तीर्थ था वहाँ पे जो उनके घर के बगल में था, वहाँ पे शादी हुआ करती थी। सो आप यहाँ पे देख रहे हो कि कोई इनइक्वालिटी नहीं है, सभी फेस्टिवल्स हिंदू मुस्लिम सब मिलकर मना रहे हैं। एक ऐसे बैकग्राउंड से कलाम सर थे जहाँ पे रिलीजन से कभी भी कभी भी भेदभाव नहीं होता था, कभी भी डिस्क्रिमिनेशंस नहीं हुआ करती थी, बल्कि कलाम सर सभी रिलीजन को फॉलो किया करते थे एंड सभी रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट दिया करते थे। तो उनकी फैमिली राम सीता जी की शादी में बहुत ही मन से पार्टिसिपेट किया करती थी, बल्कि बारात जो थी वो खुद लेकर जाया करते थे जहाँ पर एक्चुअल में शादी हुआ करती थी। इवेंट्स फ्रॉम रामायण एंड
from the life of prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. एंड यहाँ पर आप देखो कि कलाम सर का माहौल कैसा है एंड आसपास के लोगों का भी, कि जब रात का समय होता था, जब बच्चे कहानियाँ सुनने के लिए आते थे, तो उनकी जो मदर थी या उनकी ग्रैंड मदर थी, वो दोनों कहानियाँ सुनाया करती थी। रामायण की भी कहानियाँ सुनाया करती थी एंड जो मैसेंजर्स हुआ करते थे इस्लाम में, मुस्लिम्स में, उनकी स्टोरीज भी। बेटा रिलीजन कोई भी हो, जो ग्रंथ होते हैं ना, जो होली स्क्रिप्चर्स होते हैं, जो पवित्र ग्रंथ आप पढ़ते हो, हमारे में कुरान, क्रिश्चियनिटी में बाइबल, आप में वेदास, भगवत गीता, ये सारी चीज़ें हमेशा हमें नेकी का ही पाठ बताती हैं, हमेशा हमें कोई ना कोई मॉरल लेसन सिखाती हैं। एंड यहाँ पर भी कलाम सर जो थे, उन्हें बहुत सारे मॉरल लेसन सीखने को मिले थे, चाहे वो रामायण की स्टोरी पढ़ के हो या सुन के हो या प्रॉफिट्स की स्टोरी सुन के हो। सो इस तरीके का माहौल था कलाम सर के घर में। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट जो पार्ट है हम पढ़ेंगे अगले दिन। ओके, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग नेक्स्ट वीडियो आने से पहले ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लीजिएगा एंड आई जस्ट होप कि आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर होता होगा। एंड इफ़ यू रियली वांट टू नो मोर एंड मोर अबाउट कलाम सर, सो प्लीज़ जस्ट गूगल आउट, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एंड ट्रूली वो उन लोगों में आते हैं जिनका नाम एक इतिहास के पन्नों में एक सुनहरे लफ्ज़ों में लिखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने वाकई में हमारी कंट्री के लिए बहुत बहुत बड़े बड़े काम किए हैं एंड इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है इंडिया को, वो चाहे वो एज अ साइंटिस्ट हो, एज अ ह्यूमैनिटेरियन हो या स्टेट्समैन हो। ओके, सो जस्ट दैट इट्स फॉर टुडे। बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू टेल ऑल ऑफ यू दैट कि जस्ट बेटा, जिस तरीके से कलाम सर इतने महान इंसान बनने के बावजूद भी अपनी जो इन्नेट क्वालिटी थी, गुडनेस था, सेल्फ डिसिप्लिन था, प्रोफाउंड काइंडनेस था, वो कभी उस चीज़ का साथ नहीं छोड़े। टिल द एंड ऑफ लाइफ वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान रहे। जस्ट ट्राई टू मेंटेन दैट काइंड ऑफ गुडनेस इन यू ऑल्सो, वो कभी गुडनेस नहीं जाने दीजिएगा। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। जस्ट ट्राई टू बी मोर ह्यूमन एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।